तो आज का मोटिवेशनल कोट है, यदि आप में जुनून की आग है, मेहनत का ईंधन जल रहा है, तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। मतलब लोगों की तो आदत ही है क्या, ताने मारना। लेकिन जब आपके अंदर जुनून है ना उस ताने को सहने की, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। राइट। टॉपिक चल रहा है बायोमोलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर बनते भी हैं, और जरूरत पड़ने पर हम उन्हें बाहर से भी ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना एक क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक फंक्शन होता है। वेटेज की बात करें तो इनमें 2019 में एक, दो, ये तीन, तीन और दो पांच, पांच और एक छह, छह क्वेश्चन आए। 2020 में एक, तीन यानी चार, पांच, छह और आठ क्वेश्चन आए। 2021 में दो और दो चार, पांच, छह क्वेश्चन आए। 2022 में एक, दो, तीन, चार, पांच क्वेश्चन आए। 2023 में एक, दो और चार, दो, छह आए, और यहाँ पे तीन आए। इसका मतलब इस साल कम आए, नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा आएंगे। आपने देखा किसी भी ईयर में लगभग पांच क्वेश्चन आए। पांच क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तो आपके मिनिमम आने ही आने इससे। और मैक्स तो कुछ भी हो सकता है, मैक्स कुछ भी हो सकता है। राइट, क्लियर। हमने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ विधि का इस्तेमाल करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे? देखो क्या बोला है, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। हमारा लिविंग वर्ल्ड पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की बहुत कम, लिविंग वर्ल्ड बहुत ही डाइवर्स है। लिविंग वर्ल्ड बहुत ही डाइवर्स है, मतलब समझ रहे हो, इसमें बहुत सारी विविधता है, यानी कि वेरिएशंस है। ठीक है ना, बहुत सारी विविधता या वेरिएशंस है। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी जीव जंतु है उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधता है, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां जहां पे लाइफ के पाए जाने की संभावना है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में क्या क्या चीजें आती हैं, पानी वाला हाइड्रोस्फीयर, लैंड वाला लिथोस्फीयर और आसमान वाला एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर बराबर कितने स्फीयर, तीन। नाम बोलिए, हाइड्रोस्फीयर दूसरा बोलिए, लिथोस्फीयर और तीसरा बोलिए एटमॉस्फेयर। इन तीनों जगह पे लाइफ किसी न किसी फॉर्म में पाई जा रही है। अब आगे सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है माइंड में, आप हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है, क्या जितने भी जीव है लिविंग वर्ल्ड में, क्या सबका बायोमोलिक्यूल सेम है? तो क्या बताया था मैंने आपको, सबका बायोमोलिक्यूल चेक करना पड़ेगा। हमने बैक्टीरिया का लिया, बैक्टीरिया को लिया, उसके बायोमोलिक्यूल निकाले। हमने एनिमल को लिया, उसके बायोमोलिक्यूल निकाले। हमने प्लांट को लिया, उसके बायोमोलिक्यूल निकाले। हमने फंजाई को लिया, उसके बायोमोलिक्यूल निकाले। और क्या पाया कि सबके बायोमोलिक्यूल सेम है, सबके बायोमोलिक्यूल सेम है। तो देखो लिखा है, पहले तो क्वेश्चन किया, आर ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल? तो आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको एलिमेंट या कंपाउंड का जांच करना पड़ेगा। उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है या कंपाउंड, ये जांचना पड़ेगा, सभी का जांचना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट जो होगा वो आपको सामने आएगा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में ही हम लोगों ने सीखा है कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल को अलग कर पाएंगे, किस प्रकार से मॉलिक्यूल को अलग कर पाएंगे। राइट, ये सीखा है हम लोगों ने। तो देखो क्या लिखा है, इसके लिए आपको एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब एनिमल एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। एलिमेंट को आपको जांचना पड़ेगा। अगर हम लोग प्लांट के टिश्यू को ले लें, अभी बताया था, एनिमल के टिश्यू को ले लें, माइक्रोब्स यानी वही बैक्टीरिया फंजाई वगैरह माइक्रोब्स में आते हैं, उनको ले लें और उसका पेस्ट बना लें, और उसके बाद इनको जांच लें, इन तो एलिमेंट के बारे में पता लगेगा। क्या पता लगेगा,
सभी में कार्बन है, सभी में हाइड्रोजन, सभी में ऑक्सीजन और सभी में कुछ अदर बायोमोलिक्यूल भी पाए जाते हैं या एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनका पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू के अकॉर्डिंग इसको निकाला गया है, यानी कि पर यूनिट मास का मतलब हो गया किसी का मास कम है किसी का ज्यादा, तो पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग निकाला गया है। क्या पाया गया, सब में सेम टाइप के एलिमेंट है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, सिमिलर टाइप की डिसिमिलर टाइप, सिमिलर टाइप ना, तो सिमिलर टाइप के एलिमेंट है। फिर आपको बताया गया कि अगर हम यही चीज लिविंग वाली चीजें अगर हम इसी तरह का परीक्षण हम यहां करते हैं, कहां करते हैं, अर्थ क्रस्ट में, जो कि नॉन लिविंग है कि लिविंग, जो कि एग्जांपल है नॉन लिविंग मैटर का। बताओ अब हम लिविंग की तुलना किससे कर रहे हैं, नॉन लिविंग से। तो अब हमने जब जांचा तो हम सरप्राइज्ड हो गए। हम क्या सरप्राइज्ड हो गए, हम ये सरप्राइज्ड हो गए कि दोनों का एलिमेंट बिल्कुल सेम है। देखा जाए तो एब्सोल्युटली इसमें कोई भी अंतर नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म में कोई अंतर नहीं है। देखो क्या लिखा है, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट, हमको पता चला कि वही लिस्ट है जो हमारे अंदर लिस्ट है, वही लिस्ट उनके अंदर है। मतलब पृथ्वी पे कार्बन है तो हमारी शरीर में भी कार्बन है, पृथ्वी पे हाइड्रोजन है तो हमारे शरीर पे भी हाइड्रोजन है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन है तो हमारे शरीर पे भी ऑक्सीजन है, पृथ्वी पे नाइट्रोजन है तो हमारे शरीर पे भी नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लिस्ट निकाल करके जब हमने बनाई तो सिमिलर लिस्ट मिली कि डिसिमिलर। अच्छा क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, दोनों लिस्टों में क्या अंतर है, आंसर आएगा, मैंने अभी बोला था एब्सोल्यूट टर्म में, यानी अगर हम देखें पूरी तरह से देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु ये जो हमने अर्थ क्रस्ट का सैंपल लिया और अपना सैंपल लिया, दोनों का एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनका रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। बताओ कौन से तीन एलिमेंट हमारे शरीर में अर्थ क्रस्ट की तुलना से ज्यादा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। देखो क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जो जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट जो कि नॉन लिविंग है वहां पाए जा रहे हैं, सेम वही हम लिविंग्स में भी पाए जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो एब्सोल्यूट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन परंतु किंतु परंतु, जब किंतु परंतु लग जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए, किंतु परंतु लग जाए तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। और अब घंटी बज गई, क्या घंटी बज गई, जब क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चलेगा, रिवील मतलब पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और मैंने साथ में ऑक्सीजन लगा दिया, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ज्यादा है, हायर है, हायर है, किसमें हायर है, लिविंग्स में, किसकी तुलना में, अर्थ क्रस्ट की तुलना में। कह रहे टेबल ना विश्वास हो तो टेबल जो बनाई है उसमें चेक कर लो, एनसीईआरटी ने टेबल कौन सी बनाई, 9.1, 9.1। आइए उस टेबल पे नजर दौड़ाते हैं। ये एक टेबल बनाई गई जिसमें कंपैरिजन किया गया है अर्थ क्रस्ट का और हमारी बॉडी की सेल का, दोनों का परसेंटेज वेट लिया गया है, परसेंटेज वेट, दोनों का परसेंटेज वेट लिया गया, क्लियर, दोनों का क्या लिया गया, परसेंटेज वेट। नॉन लिविंग का किससे तुलना किया जा रहा है, नॉन लिविंग की तुलना किससे कर रहे हैं, लिविंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। बताओ सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन है, देख पा रहे हो कितना था, इसमें 65 है, देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें देखो 46.6 है, उसमें देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा सेकंड नंबर पर ह्यूमन में पाए जाने वाला एलिमेंट, सेकंड नंबर पर क्या है, कार्बन, ह्यूमन में, केवल ह्यूमन में देखना है कार्बन। इसमें सेकंड नंबर पे देखोगे तो सिलिका की सिलिकॉन, सिलिका या सिलिकॉन, हाँ तो सिलिकॉन, याद रखना सिलिका भी ऑप्शन में होगा, डीपीपी कराऊंगा आज, डीपीपी भी दूंगा तो उसमें सिलिका भी ऑप्शन में होगा, लेकिन हमें क्या करना है, सिलिकॉन, इज दैट क्लियर। अच्छा बताओ अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सबसे कम पाए जाने वाला यानी निग्लिजिबल अमाउंट में पाए जाने वाला, आप बताओ यहां पे निग्लिजिबल अमाउंट में कौन सा पाया जा रहा है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, अर्थ क्रस्ट में निग्लिजिबल अमाउंट में कौन सा पाया जा रहा है, नाइट्रोजन, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पाया जा रहा है, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल पाया जा रहा है सिलिकॉन। अब एक बार बिना देखे बताओगे आप लोग, मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूं, बताओ मैक्सिमम एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। सेकंड नंबर का बताओ, इधर बताओ अर्थ क्रस्ट वाला,
सिलिकॉन, जबकि हमारे अंदर इसका निग्लिजिबल, अर्थ क्रस्ट का निग्लिजिबल नाइट्रोजन और हमारा निग्लिजिबल सिलिकॉन। बोलो याद हो गया? बोलो याद हो गया? अब मेरा आपसे क्वेश्चन, किसी भी कोशिका में जो बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं, अभी बताया था उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि नहीं होता है? उसकी एक पर्टिकुलर संरचना होती है, उसका एक पर्टिकुलर कार्य होता है, राइट? तो हम लोग पहले तो कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं? बताइए, हमारे सेल में कौन से मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? दोनों पाए जाएंगे, कार्बनिक भी और अकार्बनिक भी। जिनमें कार्बन शामिल हो उसे ऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन शामिल ना हो उसे इनऑर्गेनिक। इज दैट क्लियर? अब देखो, पहले किसको अलग करने जा रहे हैं? पहले अलग करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक को। पहले ऑर्गेनिक को अलग करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक को अलग करने के लिए आपको करना पड़ेगा केमिकल एनालिसिस। देखो क्या लिखा है, we can continue asking the same way what type of the organic compounds found in living organism। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जो जीवित है, उनके अंदर कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, हमको ये जानने की उत्सुकता है, राइट? कहते कहते कैसे पता चलेगा, इसका आंसर कैसे मिलेगा? कह रहा है आंसर ऐसे मिलेगा, आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी केमिकल एनालिसिस। केमिकल जांच कर लो इसके केमिकल को जांचोगे तभी तो पता चलेगा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। यही तो बोला था, राइट? तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा क्या? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। भाई किसकी जांच करने जा रहे हो, अर्थ क्रस्ट की कि लिविंग सेल की? तो लिविंग सेल की जांच कर रहे हो, तो लिविंग सेल कहां मिलेगी? लिविंग टिश्यू में, बिकॉज टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। जब कोशिकाएं जुड़ती हैं या इंटरेक्ट होती है तो क्या बनता है? टिश्यू या ऊतक, राइट? तो इसके लिए आपने लिविंग टिश्यू लिया। अब सवाल ये उठता है, प्लांट का भी ले सकते हो, एनिमल का भी ले सकते हो। प्लांट का लोगे तो वेजिटेबल, सबसे पॉपुलर वेजिटेबल है स्पिनार्च। स्पिनार्च यानी पालक, स्पिनार्च यानी पालक। और अगर एनिमल का लेते हो तो क्या लेंगे? लिवर। लिवर को बोलते हैं हिंदी में यकृत। लिवर ले लेंगे। और लिवर किससे मिलेगा? काफी आसानी से मिलेगा, माइस से, सबसे आसानी से। लेबोरेटरी में जितने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सब किस पे किए जाते हैं? माइस यानी चूहे पे किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? तो याद रखो, अगर आपको प्लांट लेना है तो क्या लोगे? बोलो जल्दी। स्पिनार्च मतलब पालक। और या तो एनिमल लेना है तो क्या लोगे? लिवर। किसका लिवर लोगे? हाँ। अब उसके बाद इसको पीसना है। इसको पीसोगे तभी तो केमिकल बाहर आएंगे। केमिकल अंदर है ना? केमिकल कोशिका के अंदर है कि बाहर? अब बाहर निकालने के लिए कोशिका को डैमेज तो करना ही पड़ेगा ना। कोशिका को डैमेज करना पड़ेगा। डैमेज करना मतलब उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करना पड़ेगा। और ग्राइंड करने के लिए साथ में एक एसिड लेना पड़ेगा, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? और ट्राइक्लोरो का मतलब इस जगह पे 3 क्लोरीन लगा दो। अब देखो फार्मूला क्या बना, CCl3COH। एनसीईआरटी ने पहले Cl3 लिख दिया है, चलो ये रहा। उसके बाद C लिख दिया है, ये रहा, ये वाला C। फिर उसके बाद COH लिख दिया है। क्या गलत मैंने लिखा है? एनसीईआरटी ने भी सही लिखा है, मैंने भी सही लिखा। आप किसी भी चीज को इधर उधर कर सकते हो। अरे ऐसे रखा हुआ है, इन्होंने घुमा दिया ऐसे, रीअरेंजमेंट है ना। तो ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। अच्छा, और आपको सेल को पीसने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेल को पीसने के लिए एक काम करना पड़ेगा। हाँ, ये देखा खलबट्टा, हिंदी में बोलते खलबट्टा, इंग्लिश में ये मोर्टार, ये पेस्टल। अब देखो इसमें कोई भी चीज डालो और ऐसे क्रश कर दो। तो आपने जिस कोशिका की जांच करनी है, आपने जिस कोशिका की जांच करनी है, आइदर स्पिनार्च और लिवर सेल ऑफ माइस, वो ले लो, इस खलबट्टे में डाल दो। मोर्टार और पेस्टल की मदद से, खलबट्टा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टार और पेस्टल। आपने इसमें डाल दिया और खलबट्टे से इसको क्रश कर दिया। जब क्रश कर दिया तो ये पिस गया था, पिस गया तो इसकी चटनी टाइप की बन गई। गाढ़ी चटनी बनी कि पतली? थिक स्लरी की थिन स्लरी? थिक स्लरी की थिन स्लरी? अब जो थिक स्लरी बनी है, ठीक है ना, ये आपकी तैयार है।
पहले बताओ क्या लिया, सेल ले लिया, सेल के बाद क्या ले लिया आपने, उसमें एसिड मिला लिया, कौन सा एसिड मिलाया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिर उसके बाद खलबट्टे की मदद से क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद चटनी सी बन गई, चटनी को इंग्लिश में बोला जाता है स्लरी। अच्छा चटनी कैसी, गाढ़ी होती है कि पतली, है ना, तो थिक स्लरी की थिन स्लरी, यहां तक पहुंच गए। यहां पे थे, यहां तक पहुंचे ना। देखो सबसे पहले सेल ले लिया या टिश्यू ले लिया, वेजिटेबल सेल लो या लिवर लो, फिर ग्राइंड करो, किसकी मदद से ग्राइंड करोगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे और मोर्टार और पेस्टल, मोर्टार और पेस्टल से उसको क्रश कर दिया, क्या हमें मिला, थिक स्लरी। देखो एनसीईआरटी की लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू नो वेरी वेल कि पूरा पेपर एनसीईआरटी को लाइनों से आता है, बायोलॉजी में तो स्पेशली, क्योंकि बायोलॉजी में लाइनों से ही तो खेल सकते हैं, और किससे खेल सकते हैं बताओ, बायोलॉजी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो करवा नहीं सकते, बायोलॉजी में कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइनों से खेला जा सकता है। वो कह देगा थिन स्लरी तैयार हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गया, वो कह देगा कि डाइल्यूट स्लरी तैयार हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गया, बोलो ठीक लिखा है मतलब ठीक होना चाहिए, वो चेंज कर दे तो स्टेटमेंट गलत। अब बताओ, अब आपको क्या करना है, इसको छानना है, स्ट्रेन मतलब होता है छानना, अब इसको छानना है, छानने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, अब इसको छानने के लिए एक काम करते हैं, आपको दिखाएं, छानने के लिए महीन जालीदार कपड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं चीज क्लॉथ, क्या बोलते हैं, चीज क्लॉथ, इसके लिए मैं ले लेता हूं, इसका नाम है महीन जालीदार कपड़ा, देखो बिल्कुल दिमाग में बिठा देंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं चीज क्लॉथ, और या फिर ले सकते हैं कॉटन, कॉटन यानी रुई, रुई यानी कपास, बोलो भाई। अब आपने क्या किया, आपने ये ले लिया टेस्ट ट्यूब, ये ले लिया, ये अब चाहे रुई लगा लो ऊपर, या ये वाला कपड़ा लगा लो, या ये कॉटन लगा लो, कुछ लगा लो, लगाने दोनों में से दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस कपड़े से छान दो या तो कॉटन से छान दो, छानने के बाद ये जो चटनी जैसा पदार्थ था जिसको बोल रहे थे थिक, थिन स्लरी की थिक स्लरी, ये यहां डाल दिया आपने, ये यहां डाल दिया, अच्छा कुछ हिस्सा इसका छन के यहां आ गया और कुछ हिस्सा इसका ऊपर ही रह गया, जो नहीं छना, सुनना मेरी बात ध्यान से, उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट, रिटेंटेट, रिटेंटेट क्या बोलेंगे, और जो छन गया उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट, क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। तो कितने कंपोनेंट मिले, कितने कंपोनेंट मिले, दो मिले, रिटेंटेट को अपन बुला देते हैं, रिटेंटेट को बुला देते हैं, पहले इसको हाईलाइट कर लो, इसको भी हाईलाइट कर लो, इसके गुण इधर लिखेंगे, ये है भाई साहब एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये वो चीजें हैं जो एसिड में घुलनशील नहीं थी, उन चीजों को जब कई चीजें इकट्ठा हो तो पूल, क्या बोलते हैं पूल। अच्छा बताओ स्विमिंग पूल, आप अकेले थोड़े ना नहाओगे, आप नहाओगे, आपके सब लोग वो नहाएंगे, है ना, और आपके पड़ोसी भी नहाएंगे, हम भी नहा सकते हैं, कई सारे लोग जब हो जाए इकट्ठा तो पूल, है ना, और अगर सब बेवकूफ हो तो फूल, है ना, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला, ये बताओ जल्दी से, एसिड सॉल्युबल पूल, तो कितने पूल मिले, एक कौन सा मिला, रिटेंटेट में क्या है, इनसॉल्युबल, और फिल्ट्रेट में क्या है, सॉल्युबल, यहां से देखो बस इतना अंतर है। अब सुनना, इसका ये होते हैं पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स होते हैं कि मोनोमर्स, हाँ ज्यादातर पॉलीमर्स होते हैं। अब मैंने ज्यादातर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ एक अपवाद मिलने वाला है, यहाँ का अपवाद है भाई साहब कौन सा, लिपिड, लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, सही है ना, बताओ, और यहाँ पे पॉलीमर मिलेंगे, पॉलीमर का साइज बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है ना, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 1000 डाल्टन से ज्यादा, 1000 डाल्टन से ज्यादा, ठीक है ना, 1000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और इनको हम एक नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बृहद जैव अणु, बृहद बड़े वाले जैव अणु, ठीक है ना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल,
इनके लिए देखो उल्टा करो, पॉलीमर का उल्टा मोनोमर, पॉलीमर का उल्टा मोनोमर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन तक होता है, 18 से 800 डाल्टन तक होता है। और इनको नाम दे दो, इनको मैक्रो दिया है तो इनको नाम दे दो बायो, माइक्रो, मॉलिक्यूल, बायो, माइक्रो, मॉलिक्यूल, सूक्ष्म जैव अणु, बृहद जैव अणु। यहां पे आपको 4 तरह के केमिकल मिलेंगे। कितने? 4 में से भी एक अपवाद मिलने वाला भाई साहब। यहां कितने केमिकल मिलेंगे? 4। 4 में से कितना अपवाद है? एक। अपवाद का नाम बताओ। लिपिड, लिपिड यानी वसा, है ना, वसा। अच्छा फिर सुनो, यहां कितने मिलेंगे अपने को? यहां मिलेंगे थाउजेंड्स, यहां मिलेंगे थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिलेंगे यहां पे। और अभी से बता दें, यहीं पर इनऑर्गेनिक पदार्थ छुपे हुए हैं, यहीं पर इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल छुपे हुए हैं जो अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने जो विधि इस्तेमाल की है वो ऑर्गेनिक मैटर को निकालने के लिए की है। बताओ किसको निकालने के लिए की है? ऑर्गेनिक मैटर की इनऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर को निकालने की विधि इस्तेमाल करी है, इसीलिए इनऑर्गेनिक मैटर छुपे हुए हैं। कहां छुपे हुए हैं बताओ भाई? सॉल्युबल में कि इनसॉल्युबल में? फिल्ट्रेट में कि रिटेंटेट में? जल्दी से बताओ। हमें कितने फ्रैक्शन मिले? हमने किससे छाना? चीज क्लॉथ या कॉटन, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। आपको 2 चीजें मिलेंगी। जो छन गया वो एसिड में घुलनशील था, तभी तो एसिड नीचे गिरा, तो जो उसमें घुलनशील था वो भी इसके साथ नीचे आ गए। और जो चीज एसिड में घुलनशील नहीं थी वो कॉटन के ऊपर रह गए। अच्छा, जो ऊपर रह गए उसे रिटेंटेट बोला, जो छन गए उसे फिल्ट्रेट बोला। ये एसिड में अघुलनशील, ये एसिड में घुलनशील, ये पॉलीमर, तो ये मोनोमर। ये 1000 डाल्टन से ज्यादा इनका आणविक भार, 1000 डाल्टन से ज्यादा इनका आणविक भार, 18 से 800 डाल्टन। इन्हें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नाम दे दिया, इन्हें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल नाम दे दिया। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक अपवाद है लिपिड, और ये हजारों प्रकार के होते हैं। इन्हीं में इनऑर्गेनिक मैटर भी छुपा रहता है, इन्हीं में इनऑर्गेनिक मैटर भी छुपा रहता है। इज दैट क्लियर? तो इन्हीं में इनऑर्गेनिक मैटर भी छुपा रहता है। क्लियर है? बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर? कोई डाउट है? बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब आगे चलते हैं। देखो अब यहीं पे आ जाते हैं वापस एनसीईआरटी पे। देखे क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। थिक स्लरी तैयार हो गई थी, और थिक स्लरी तैयार होने के बाद थिक स्लरी तैयार हो गई। अब इसको हमने छान दिया चीज क्लॉथ से, या फिर क्या ले लिया? कॉटन। अब हमको कितने फ्रैक्शन मिले? 2। देखो जो छन गया था वो फिल्ट्रेट, और इसी को क्या बोला है? एसिड सॉल्युबल पूल। और दूसरा हमको क्या मिला? रिटेंटेट। रिटेंटेट को ही क्या बोला? एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो कितने मिले आपको? 2। एक एसिड सॉल्युबल और एक एसिड इनसॉल्युबल, एक एसिड सॉल्युबल और एक एसिड इनसॉल्युबल। साइंटिस्ट को ऐसे 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। कहां पे? सॉल्युबल में, अभी बताया ना। और यहां कितने मिले थे रिटेंटेट में? 4। 4 में से कितना अपवाद है? एक। नाम क्या है उसका? लिपिड पॉलीमर का अपवाद है, मतलब पॉलीमर नहीं है। मतलब पॉलीमर नहीं है तो क्या है? हमने कहा तुम इंसान नहीं हो तो तुम जानवर है ना। हमारा भारत बहुत जुगाड़ वाला देश है, और यहाँ के लोग बड़े शरारती तत्व के हैं। बताते हैं, सुबह सुबह हम टहलने जाते थे तो एक पार्क था। अब सुनना, ध्यान देना। वहां पे लिखा था मॉर्निंग का समय और इवनिंग का समय, मतलब प्रातः काल और सायंकाल, है ना। लिखा था प्रातः 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक एएम, शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे एएम तक। लिखा था घूमने का स्थान, घूमने का समय, ठीक है।
हमारे भारतवासी इतने बढ़िया लोग हैं, उन्होंने घूमने की जगह ये काट दिया। यहां लग गया अब लिखा था चूमने का समय 5 बजे से 8 बजे एम और इवनिंग में 6 से 10 एम, और ये स्थान है पार्क, फलाना पार्क। ये हमारे भारतवासी इतने इंटेलिजेंट हैं, घूमने की जगह घा की जगह घिस घिस के चा कर दिया। समझ रहे हो ना, ये भारतवासी है हमारे। कहते भारत माता की जय हो, भारत माता के पूतों की जय हो। चलो अब आगे देखो। हायर क्लास में आप ये पता लगाओगे कि कैसे एनालाइज किया जाता है किसको, लिविंग टिश्यू को, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हायर क्लासेस में सबसे पहले कंपाउंड को क्या करना है, सबसे पहले उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले उस कंपाउंड को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट। अच्छा, आपको जो कंपाउंड्स मिले हैं, मान लो आपको हजारों कंपाउंड मिल गए, अब एक एक को अलग नहीं करोगे क्या, अलग करने को क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट कर लिया अब आपने। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस कंपाउंड को क्या करो, उसको सेपरेट करो, सेपरेट करो, सबसे सेपरेट करो, और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करो। ठीक है ना, जब प्यूरिफाई कर लोगे तो आपको किसका आइडिया लग जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का। आपको किसका आइडिया लग जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का, मॉलिक्यूलर फार्मूला का आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, और उसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा है, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग गया, उसका स्ट्रक्चर पता चल गया कि उसका वो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन रिंग है कि नहीं है, एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसे पता लग जाएंगी आपको। अब इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन निकाली, क्या, all the carbon compound that we get from the living tissue is called as बायोमोलिक्यूल। जब हमने इतना काम कर लिया तो हमने अपनी परिभाषा में ये बोला कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हमारे टिश्यू से प्राप्त हुए, उन्हें हम क्या बुलाएंगे, बायोमोलिक्यूल। परंतु फिर एक दिमाग में बात आई, इसका मतलब हमारी सेल में कार्बनिक तो होते हैं, क्या अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक नहीं होते, होते हैं, लेकिन अब प्रूफ तो चाहिए। हमने मान लिया कि होते हैं, हमें दिखाओ तो, निकालो तो। इसको निकालने की विधि ऑर्गेनिक्स को निकालने की विधि से जुदा थी, डिफरेंट थी, अलग थी। इसको निकालने का प्रोसेस और ऑर्गेनिक को निकालने का प्रोसेस सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है, अलग है ना। ये इसके लिए कुछ डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कैसी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रक्टिव की कंस्ट्रक्टिव, बोलो, डिस्ट्रक्टिव। देखो क्या बोला है, हाउ एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म have also got inorganic elements and compound, मतलब लिविंग में इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड्स भी होते हैं। कहता है हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे जान पाएंगे, तो हम कैसे जान पाएंगे, ये कह रहा है हम कैसे जान पाएंगे। कह रहा है इसके लिए कुछ डिफरेंट प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। कौन सी प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, कुछ डिफरेंट प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, वो भी कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव। तो हमको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। कैसी प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको सेल लेनी है, उसका तुरंत तुरंत वेट करो। तुरंत तुरंत वेट करना मतलब फ्रेश वेट या वेट वेट, फ्रेश वेट या वेट वेट। देखो लिखा है वन वेट्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से द लीफ और लिवर। कहता है चाहे पालक की पत्ती ले लो या लिवर ले लो, आप उसको जो वेट करके लाओगे उस वेट को हम बुलाएंगे वेट वेट या फिर फ्रेश वेट, वेट वेट या फ्रेश वेट। अब आप उसको धूप में सुखा लो, जब सुखाओगे तो यू नो वेल सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। देखो ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, सारा पानी उड़ गया। कह रहा है जो मटेरियल बचा, यानी जो सूखी चीज बची, द रिमेनिंग मटेरियल, अब वो सूख गई है, अब वो सूख गई है, तो उसका आपको कौन सा वेट मिला, देखो ड्राई वेट मिल गया आपको। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, अगर हम इस टिश्यू को पूरी तरह से बर्न कर दें तो पता क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भाप बन के उड़ जाएंगे, गैस के रूप में उड़ जाएंगे। और किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाना मतलब उसको ऑक्सीडाइज करना, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाना मतलब उसको
ऑक्सीडाइज कर देना, और अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और उस गैस में दो चीजें होंगी, एक तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होगा पानी का वाष्प, पानी का भाप। तो दो चीजें मिलेंगी, आप याद रखना। अब ऑर्गेनिक तो रिमूव हो गया, कह रहा जो बचा रिमेनिंग मटेरियल, जो राख बची, उसमें क्या बचा, उसमें केवल क्या बचा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसेट्रा का मतलब हो गया पोटेशियम, है ना, ये सारे, और कंपाउंड जैसे सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट, ये सारे आपको मिले, ये सारे आपको मिल गए। अच्छा देखो ये बात भी क्लियर कर रहा है, ये सारे कहां छुपे हुए थे, इनऑर्गेनिक मैटर कहां छुपे हुए थे, एसिड सॉल्युबल में कि इनसॉल्युबल में, अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, कल भी बताया, अभी भी बताया था। अच्छा इसका मतलब जब आपने एलिमेंटल एनालिसिस कर ली तो आपको सारे लिविंग टिश्यू का आइडिया लग गया कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन पाया जा रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ठीक है ना, इन सब का आइडिया लग गया। यानी सारे ऑर्गेनिक भी पता लग गए और सारे इनऑर्गेनिक भी पता लग गए। कौन कौन से पता लग गए, ऑर्गेनिक पता लग गए कि इनऑर्गेनिक, की दोनों पता लग गए, दोनों पता लग गए, दोनों पता लग गए। तो देखो अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन, जैसे एरोमेटिक, एलिफेटिक, फलाना धमाका, ये सब होगा, राइट। लेकिन अगर बायोलॉजी वालों के दिमाग से चला जाए तो हम इसको अमीनो एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, एसेट्रा में डिवाइड कर लेंगे। बोलो सही है ना, क्लियर, इन्होंने हिंट दिया है, इसमें डिवाइड कर लेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे, एक्सेट्रा, मतलब जो जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये सब कुछ हमारे शरीर में पाया जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और एक एक चीज मैं बना बना के बताऊंगा आपको, और एक एक चीज आप देख के पहचान जाओगे। जैसे ये कैसे पहचानोगे कि न्यूक्लियोसाइड है, ये कैसे पहचानोगे कि न्यूक्लियोटाइड है, ये सब मैं तरीका बताऊंगा। शक्ल देखो पहचानो, उसका अपना कोई ना कोई फंक्शन भी होगा। क्या होता है, हर मॉलिक्यूल का अपनी एक शक्ल होती है कि अपना एक फंक्शन होता है, कि दोनों, शक्ल मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब काम, सही है कि नहीं है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, ये क्या है, मीथेन, शक्ल देख के पहचान गए कि नहीं, है ना। हम बोले मीथेन का काम क्या है, ये फायर गैस कहलाती है, फायर डैम, आग पकड़ लेती है ना, जलने में सहायक है। गोबर में भी, गोबर में भी यही होती है, गोबर गैस, बायोगैस, उसमें भी मीथेन ही होता है डोमिनेटिंग, होता है नहीं होता है, तो आप पहचान गए। देखो ये वाली बात याद दिला दे रहे हैं जो अभी अभी बताई कुछ देर पहले। व्हाट इज कॉमन इन कंपाउंड दैट आर फाउंड इन एसिड सोल्युबल पूल। उन्होंने कहा जो एसिड सोल्युबल पूल में था उनमें कौन सी चीज कॉमन थी, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किस रेंज में आ रहा था, 18 से 800 डाल्टन। तभी तो हमने इन्हें बायो मैक्रो बोला था कि माइक्रो, बायो माइक्रो। अब कह रहा है एसिड सोल्युबल में आ जाते हैं, एसिड सोल्युबल में आ जाते हैं। एसिड सोल्युबल वालों में क्या होता है, एसिड सोल्युबल वाले फ्रैक्शन में क्या होगा, उसमें कितने कंपाउंड पाए गए थे, चार, चार ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए थे। नाम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। लिपिड अपवाद है कि नहीं, कह रहा है इस कंपाउंड में एक्सेप्शन है क्या, लिपिड। बताओ लिपिड अपवाद है कि नहीं है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट, कह रहा है इस, ये अपवाद है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जबकि बाकियों का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से 10,000 डाल्टन तक, 1000 से 10,000 डाल्टन, और जरूरत पड़ने पर उससे भी ज्यादा। एक एक लाइन कवर, एक एक लाइन कवर हो गई। फिर आगे चलते हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा हम बायोमोलिक्यूल्स को दो भागों में बांटेंगे। पहला टाइप वो जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 हो या 1000 बोल दिया रफली, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और कह रहा है दूसरा वो
जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जा रहा है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से 10,000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा होता है, उसे क्या बुलाएंगे? तो बायोमॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो अपवाद पाया गया था वो क्या था? लिपिड। लिपिड अपवाद था ना। लिपिड पॉलीमेरिक सब्सटेंस का अपवाद था। मतलब लिपिड जो है एक्सेप्शन ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, मतलब ये पॉलीमर नहीं है तो ये क्या है? मोनोमर। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से 10,000 डाल्टन नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। कितना होता है? 18 से 800 डाल्टन। एक एक चीज दिमाग में बैठ गई। कह रहा है अगर लिपिड मोनोमर था तो पॉलीमर के साथ क्या कर रहा था? अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम था तो वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आ गया? तो उसका आंसर सुनो। कह रहा है देखो, जब आपने सेल को क्रश किया था, जब आपने सेल को मोर्टार और पेस्टल से तोड़ा था, तो उसकी जितनी सेल वॉल थी सब टूट गई थी, जितनी सेल मेम्ब्रेन थी सब टूट गई, जितनी भी मेम्ब्रेन थी सब लिपिड की ही बनी होती है। ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड। तो लिपिड टुकड़े टुकड़े में टूट गया, लिपिड टुकड़े टुकड़े में टूट गया, लेकिन कहते नहीं है रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता, वैसे लिपिड की क्वालिटी खराब नहीं हुई। लिपिड अभी भी पानी में या एसिड में घुलनशील। माना लिपिड टूट गया, माना लिपिड टूट गया, लेकिन लिपिड की क्वालिटी नहीं गई। लिपिड की क्वालिटी क्या है? पानी में घुलनशील की पानी में अघुलनशील? पानी में अघुलनशील। अगर पानी में अघुलनशील है तो क्या पानी में घुलनशील हो जाएगा? बोलो। तेल की बूंद को जितना भी छोटा कर दो लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। समझ पाए मेरी बात? यानी लिपिड की जो मेम्ब्रेन जो थी चाहे इतनी बड़ी थी, अब भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन क्वालिटी नहीं बदलेगी। पानी या एसिड में अभी भी अघुलनशील है। अघुलनशील है तो किसके साथ पाए जाएंगे? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाएंगे कि सॉल्युबल में पाए जाएंगे? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाएंगे। किस फ्रैक्शन में पाए जाएंगे? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ये देखो लिखा है, जब आपने ग्राइंड किया टिश्यू को तो इसकी मेम्ब्रेन टूट गई, सेल का मेम्ब्रेन देखो, और अदर मेम्ब्रेन ब्रोकन डाउन हो गई, छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे गोलों के रूप में बदल गई। गोले को क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। गोले को क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। लेकिन ये पानी में घुलनशील नहीं है, ना तो पानी में और ना ही एसिड में। ना पानी में ना एसिड में, किसी में घुलनशील नहीं है। देयरफॉर मेम्ब्रेन के जो फ्रेगमेंट्स थे जो कि वेसिकल के रूप में थे वो सेपरेट हो गए। किसके साथ सेपरेट हुए? इनसॉल्युबल पूल की सॉल्युबल पूल। और इसीलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आ गए। इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आ गए। लेकिन लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अब एक बात एनसीईआरटी ने लास्ट में कही है, हम आपको याद दिलाते हैं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया, और अदर्स भी होते हैं, मैंने एक ही माना। यहां पे पता है क्या पाया जाएगा? यहां पाया जाता है एसिड सॉल्युबल पूल। बताओ, एसिड सॉल्युबल पूल रफली कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो क्या कह रहा है? एसिड सॉल्युबल पूल रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन दर्शाता है। बोलो, बताओ, ये कहां पाया जा रहा है एसिड सॉल्युबल पूल? साइटोप्लाज्म में। और जबकि जो मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी जो इनसॉल्युबल वाले पार्ट थे, वो यहां भी पाए जाएंगे ऑर्गेनेली में भी, और यहां भी पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म में भी। बताओ क्या सीखे? एसिड सॉल्युबल पूल केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल दो जगह होते हैं, साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेल ऑर्गेनेली, यानी कोशिकांग में भी होते हैं। बताओ कौन सा कोशिकांग में नहीं होता रफली? माइक्रोमोलिक्यूल। सही है ना, बात तो एक ही हो गई ना। और कौन सा रहता है? मैक्रोमोलिक्यूल। देखो क्लियर हो गई बात। देखो लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल दो जगह पाए गए, साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेल ऑर्गेनेली। और किसका पार्ट थे? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का। दोनों मिल करके क्या बना रहे थे? पूरे सेल का केमिकल कंपोजिशन तैयार कर रहे थे। लिविंग टिश्यू या सेल का पूरा केमिकल कंपोजिशन तैयार कर रहे थे। अच्छा, फिर आपको बताया गया था किसी भी सेल में ये 5 चीजें जरूर पाई जाएंगी। फार्मूला बताया, वेप्रोन, वेप्रोन काली, सबसे ज्यादा होता है वाटर, वाटर होता है 70 से
90% तक। अच्छा, प्रोटीन में 10 आता है, प्रोटीन में 10 आता है, तो 10 से 15, 10 से 15। अच्छा, N से न्यूक्लिक एसिड, अब गिनो, इसमें 7 लेटर, इसमें कितने अल्फाबेट, 5, तो आंसर आ जाएगा 5 से 7, 5 से 7, तो 5 से 7 हो जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट आएगा 3, फिर लिपिड आएगा 2, फिर आयन आएंगे 1। बोलो, याद हो गया पूरा टेबल? बताओ, वाटर, प्रोटीन में 10 आ रहा है ना, तो 10 से 15, 10 से 15, एन से न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और आयंस 1, यानी घटाते चले जाना, यानी घटाते चले जाना, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। मतलब ये सेल का मास का परसेंटेज है, ये इतने परसेंट, 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 ये इतने परसेंट। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल के बारे में आइडिया लग गया।